नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 130 करने वाले हैं और जिन लोगों को सेट का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ठीक है, अब चलिए सवाल करते हैं। देखें यार, आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखें, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 बराबर 0। ये दिया है इसने और आपसे सवाल बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यार दोनों जगह है तो 5 अगर आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर x माइनस 1 बट्टा एक्स बच जाएगा। इसी का वैल्यू पूछा है। देखें, जो पूछा है इसमें 1 बट्टा एक्स है और यहाँ 1 बट्टा एक्स स्क्वायर यानी बट्टा में हमको x चाहिए। तो आप करें क्या कि इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए। x से डिवाइड करेंगे तो ये x है और ये कितना 9 और माइनस 1 बट्टा एक्स इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर माइनस 9 दाएं साइड जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया x माइनस 1 बट्टा एक्स कितना है 9 है। अब एक चीज आप बताना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अगर आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9 का स्क्वायर कितना 81। ठीक है, अब एक से x कैंसिल हो जाएगा। अब यार माइनस का 2 दाएं साइड जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 यहीं पे कर देते हैं, माइनस 2 दाएं साइड आके जुड़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 83। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू है 83 प्लस 5 गुना एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स का वैल्यू कितना है 9। तो ये 83 प्लस 9 बचे 45, कितना हो जाएगा 128। ऑप्शन बी। देखिए का बी के तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। ए जो है बी से 40% अधिक एफिशिएंट है। दक्षता यानी एफिशिएंसी होता है। तो बी का एफिशिएंसी अगर 100 है तो ए 40% ज्यादा 140 होगा। अब रेशियो लेंगे तो 2 सत्य 14 और ये 2 बचे 10। सेकेंड कंडीशन का बी के तुलना में सी 20% कम दक्ष है। सी जो है ये बी से 20% कम दक्ष है। तो बी का एफिशिएंसी अगर 100 बी का एफिशिएंसी अगर 100 है तो सी 20% कम कितना हो जाएगा 80। रेशियो लेंगे 20 बचे 100 20 चौक 80। अब यार इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बी दोनों जगह कॉमन है तो बी का वैल्यू तो सेम है यानी ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। तो ए बी एंड सी तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7:5:4 यानी ए का एफिशिएंसी है 7 अर्थात एक दिन में 7 काम। बी का एफिशिएंसी 5 यानी बी एक दिन में 5 काम एंड सी एक दिन में 4 काम का वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 7 5 12 4 16 काम, एक दिन में 16 काम, तो 15 दिन में टोटल इतना काम कर देता होगा। ये टोटल वर्क आ गया। अब का बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा? ये टोटल वर्क है का इसका 75% बी कितने दिनों में करेगा? तो बी एक दिन में 5 काम करता है, इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर कैंसिल करेंगे तो 25 तिया 75 25 चौक 100 4 चौक 16 5 से 5 तिया 15 तो 4 तिया 12 12 तिया 36। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखिए का एक चोर 1:30 बजे चोरी करता है और 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से भागना शुरू करता है। 1:30 बजे चोरी किया, 40 के चाल से भागना शुरू कर दिया। मालिक 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से 2 बजे उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय पकड़ लेगा? आप बताना। चोर 1:30 बजे चोरी करके भाग गया, ठीक है, और मालिक 2 बजे उसका पीछा करना शुरू करता है। तो आप बताइए बस मालिक को पता चलने से कितना टाइम पहले चोर भाग चुका था? तो आप बोलेंगे सर 1.5 घंटा। मालिक 2 बजे पीछा करना शुरू किया
चोर 1:30 बजे ही निकल लिया था, यानी मालिक को पता चलने से आधा घंटा पहले चोर भाग गया है। तो चोर का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। चोर आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया होगा? तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब मालिक और चोर के बीच 20 किलोमीटर का फासला है। मालिक पीछा करना शुरू किया तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, 50 में से 40 गया कितना? 10, यानी कि चोर को 2 घंटे में पकड़ लेगा। का कितने बजे पकड़ लेगा? 2 बजे पीछा करना शुरू किया और 2 घंटे बाद पकड़ लिया, यानी कि 4 बजे पकड़ लिया होगा। क्लियर? आसान सा सवाल था ये। देखें, ये भी सवाल आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा है इसमें। का 13 संख्याओं का औसत 47 है। कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा लिखते जाइएगा। 13 संख्या का औसत 47 है, तो 13 संख्या का योग क्या होगा? औसत गुना संख्या, यानी 47 गुना 13। ये फर्स्ट डाटा से 13 संख्या का योग आ गया। आगे कहा 3 संख्या का औसत 39, तो 3 संख्या का योग 3 गुना 39। 7 संख्या का औसत 49, तो योग 7 गुना 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 2 गुना है। तो यार 11वीं संख्या जो है ना, ये 12वीं संख्या का 2 गुना है। तो 12वीं संख्या अगर x है तो 11वीं संख्या 2 गुना यानी 2x होगा। आगे कहा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। कहा 12वीं संख्या जो है ये 13वीं संख्या से 3 कम है। तो इस बात को उल्टा करके तो आप बोल ही सकते हैं कि सर अगर 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, यानी कि 13वीं संख्या जो है 12वीं से 3 अधिक होगा। अगर 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, यानी 13वीं संख्या जो होगा ये 12वीं से 3 क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखें यार, यहाँ पे 11वीं संख्या है 2x, 12वीं संख्या x और 13वीं संख्या x प्लस 3। तो ये 3 संख्या का योग, ये 7 संख्या का योग, 3 और 7 10 संख्या हो गया। 11वीं संख्या, ये 12वीं और ये 13वीं संख्या। तो ये सबको ऐड किए तो सेकेंड डाटा से ये टोटल 13 संख्या का योग है। ये फर्स्ट डाटा से 13 संख्या का योग है। दोनों 13 संख्या का योग है अतः आपस में बराबर। ठीक है। अब 13 सते 91, 13 चौक 52, 61। ये 39 तिया कितना? 3 नम 27, 3 तिया 9, 2 11 और 49 सते कितना हो जाएगा? 343। अब इन दोनों को न्यूमेरिकल को ऐड कर लीजिए तो ये 117 प्लस 343, 7 3 10, 4 1 5 और 6, 3 और 1 4, तो 460 और ये 3 कितना? 463। अब वेरिएबल को ऐड करेंगे 2x प्लस x प्लस x कितना? 4x। तो 4x बराबर 463 दाएं साइड आके घटेगा तो ये कितना बचेगा? 8 4 148। 4 से काटिएगा तो x बराबर कितना? 4 तिया 12, 4 7 28। x का वैल्यू पता कर गए। अब आपसे सवाल बोला 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो 11वीं संख्या तो है कितना? 37 दूना 74। 13वीं संख्या x प्लस 3 यानी 37 और 3 40 का इन दोनों का एवरेज क्या होगा? तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 7 4 11 बट्टा 2, 2 5 10, 2 7 14 यानी एवरेज 57। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 19। सेकेंड इक्वेशन दिया 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। अरेंज करके लिख लीजिएगा तो माइनस 7x प्लस 3y, 1 को दाएं साइड लेकर जाइएगा -1 हो जाएगा। देखें यार, ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया है का इन दोनों लाइन के प्रति छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो 3 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपसे पूछा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए xy और इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0।
जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपल तरीका है। जैसे बचपन में आप इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे ना, वैसे ही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है ना बा? जब भी दो लाइन का इक्वेशन मालूम हो और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो या तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए या वाई के कोफिशिएंट को। वाई वाला थोड़ा आसान लग रहा तो वाई को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखें, 3 से ऊपर में गुना और 5 से नीचे में गुना। अगर 3 से ऊपर में आप गुना करेंगे तो ये 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 19 तिया 57। अगर 5 से नीचे गुना करिएगा माइनस 35x प्लस 5 तिया 15y इक्वल्स टू माइनस का 5। अब इन दोनों को देखें यार, माइनस 15 से प्लस 15 कैंसिल होगा, 9x माइनस 35x माइनस का 26x हो जाएगा बराबर 57 में से 5 गया 52। 26 से काटिएगा तो x बराबर -2, यानी कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -2 और यहाँ का p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया -2। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू आप निकाल लेना। तो यहाँ देखें, रखिएगा तो -6 हो जाएगा, -6 दाएं साइड जाके जुड़ेगा +6, 19 6 25, -5 से काटिएगा 5 बार में, यानी y का वैल्यू आ गया -5, यानी कि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और दिया है y कोऑर्डिनेट बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। आपसे सवाल बोला यार 3 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, अल्फा है -2 यानी कि -6, बीटा -5 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -6 प्लस 5 कितना -1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, का वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग है। आसान सा सवाल है। कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसको 15 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के योग में अगर आप ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आप बताना 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 14 का स्क्वायर कितना 196। तो इन दोनों का योग 6 5 11, 9 3 12, 2 और 1 3 1 4, 421 आ गया। अब कहा यार कि 421 में क्या ऐड करें ताकि रिजल्ट एक पूर्ण वर्ग आ जाए। तो आप बताइए 421 के जस्ट बाद वाला पूर्ण वर्ग संख्या, चूंकि छोटी से छोटी संख्या ऐड करने को बोला है तो 421 के जस्ट बाद वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो 441, 21 का स्क्वायर होता है। तो अब 441 में से 421 को घटाइएगा, रिजल्ट आ जाएगा क्या 20। यानी यार 421 में अगर आप 20 ऐड करेंगे ना, 421 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 441, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यही आपसे सवाल बोला क्या ऐड करें, तो 20 ऐड करेंगे तो 441 बन जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। आसान सा ही सवाल था। देखिए, कहा 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में बांटे जाते हैं। यानी कि आपके पास सपोज 50 पेन है, 80 पेंसिल है और 65 पैमाने हैं। आपने कुछ छात्रों के बीच में इनको इक्वली डिवाइड किया है, तो पता चला कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, यानी कि प्रत्येक आइटम से आपके पास 5 शेष बच गए हैं। तो का छात्रों की संख्या का पता लगा। देखिए, का आपके पास 50 पेन है, आपने कुछ छात्रों के बीच में बांटे हैं तो आपके पास 5 ठो शेष बच गया, यानी कि आपने बांटे हैं कितने 45 पेन आपने बांट चुके हैं। का 80 पेंसिल है, कुछ छात्रों के बीच में बांटे तो 5 शेष बच गया, यानी आपने 75 पेंसिल को इक्वली डिवाइड कर दिया है। 65 पैमाने हैं, 5 पैमाने शेष बच गए, यानी कि आपने 60 पैमाने को कुछ छात्रों के बीच इक्वली डिवाइड किया। अब यार वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन सबों को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि प्रत्येक में उस संख्या से भाग देने पर शेष जो है 0 बचना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 15।
15 से ये नंबर, चूंकि 20 से तो कटेगा नहीं, 15 से 15 दिया 45, 15 पचे 75, 15 चौक 60, यानी 15 बच्चे हैं जिनके बीच में आपने 45 पेन, 80 पेंसिल और 60 पैमाने को इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, आसान सा सवाल था। देखिए ये सवाल आधा ही है यार, आधा नेक्स्ट पेज में होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। पीडीएफ तो आप लोगों के पास होगा ही, उसमें सवाल ये होगा, देख लीजिएगा। कहा कि मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिले। उसे जो है 1000 रुपए का वेतन वृद्धि मिला। यानी उसका वेतन जो है 1000 रुपए बढ़ गया, लेकिन उसने अपने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। का नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय पूछा है। ठीक है, तो देखें का मॉरिस अपने भोजन पर कहा पहले अपने कुल इनकम का 25% खर्च करता था, लेकिन उसका इनकम 1000 बढ़ गया, लेकिन उसने अपने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। खर्च नहीं बढ़ाया कहने का मतलब पहले जितना खर्च करता था उतना ही खर्च आज भी कर रहा है। का नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20%। यार अगर आपका इनकम बढ़ेगा, खर्च आपने नहीं बढ़ाया, तो खर्च का जो परसेंटेज वैल्यू है वो तो घटेगा ही। वही इसने बोला कि खाद्य वस्तुओं पर उसने अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण उसका खर्च गिरकर 80% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। देखिए प्रारंभ में उसका इनकम था सपोज 100 रुपया, और अपने इनकम का वो खर्च करता था कितना, 25%। अब उसका इनकम 1000 बढ़ गया, तो नया इनकम हो गया x प्लस 1000, और वो अब जो है अपना खर्च कहा कि नहीं बढ़ाया, जिसके कारण उसका अब जो खर्च हो रहा है वो कितना है, 20% है। तो ये पहले का खर्च है और ये बाद का खर्च है, दोनों खर्च आपस में क्या है, इक्वल है। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 चौक 20, 5 पचे 25, ये 5x बराबर 4x प्लस 4000। 4x इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना, 4000 हो जाएगा। क्लियर है, तो उसका इनकम है 4000। सवाल का प्रारंभिक इनकम x का वैल्यू पूछा है 4000। ठीक है ना बात। अब देखें यार, इसको आप ऐसे भी सवाल को कर सकते थे। मान लेते हैं उसका पहले का इनकम था 100 रुपया। ओके, पहले इनकम था कितना, 100 रुपया, और अपने इनकम का वो 25% खर्च करता था। आज इनकम बढ़कर हो गया 22 रुपया, और आज अपने इनकम का 20% खर्च कर रहा है, और इसने बोला कि खर्च बढ़ा नहीं, यानी कि दोनों खर्च इक्वल है। अब बराबर के दोनों साइड परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 पचे 25, 5 चौक 20। वेरिएबल को दाएं साइड लेकर आइए तो x बट्टा 22 बराबर 4/x, यानी 4/5। पहले उसका खर्च था 4 यूनिट, अब बढ़कर हो गया 5 यूनिट। सॉरी, पहले इनकम था 4 यूनिट, अब इनकम बढ़कर हो गया 5 यूनिट। तो इनकम कितना बढ़ गया, 1, पर एक्चुअल में इनकम बढ़ा है कितना, 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, प्रारंभिक इनकम 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 4000। बोले नया इनकम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, यानी कि 5000 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात, कॉपर यानी Cu, जिंक और निकेल का रेशियो दिया है 4:3:2। का 54 kg के इस धातु में, धातु कहने का मतलब ये मिक्सचर है,
54 केजी का एक मिक्सचर में कितना केजी जिंक जोड़ा जाए, जिंक मिलाने की बात किया, कितना केजी जिंक मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और निकेल का रेशियो 2:5:1 हो जाए। आप एक चीज बताना, अगर आपने जिंक मिलाया है तो कॉपर और निकेल का मात्रा तो सेम होना चाहिए। अगर आप जिंक मिलाए तो जिंक का वैल्यू मात्रा बढ़ना चाहिए, पर कॉपर और निकेल तो सेम रहेगा। अगर इन दोनों को आप सेम करेंगे तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? आप बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 दूना 4, ये 5 दूना 10 और ये 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? आप बताएं ओरिजिनल मिक्सचर में कॉपर, जिंक और निकेल का टोटल मात्रा कितना? 4 3 7 8 2 9 यूनिट था, पर एक्चुअल में मिक्सचर का वैल्यू दिया है कितना? 54 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, 1 6 है तो का कितना जिंक मिलाया गया? पहले 3 था 10 हो गया, यानी कितना मिलाए हैं? 7। 1 बराबर 6 तो 7 बराबर 7 6 42। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम को 15 दिन में कर देगा। आगे कहा ए अकेले, ए और नहीं, ए काम को 18.75 दिन में पूरा कर देगा। देखें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में जब भी टाइम डेसिमल में देना तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। 18.75 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब 25 सते 175, क्लियर है, और 25 पचे 25 से और 25 चौक 100, यानी 75 बट्टा कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 75, 15 पचे 75, 75 एकम तो 4 एकम 4। आगे का यार वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ये चला गया। पहले भी आपको हम बताएं, जो वर्कर काम छोड़ कर जाएगा जाने नहीं देना है, उसको बुलाइए और जितने दिन का काम छोड़ कर गया उतना काम एक्स्ट्रा कराइए। का एक काम पूरा होने से पहले 12.5 दिन पहले चला गया तो एक दिन में 4 काम, तो 12.5 दिन में कितना काम करेगा? 4 पचे 20, 12 चौक 48 2 50 काम, यानी ए अपने हिस्से का 50 काम छोड़कर चला गया। तो जाने मत दीजिए, ए को बुलाइए और 50 काम एक्स्ट्रा कराइए। 75 था, 50 एक्स्ट्रा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 125। अब बी तो पहले से था ही बेचारा अंत तक, ए भी आ गया तो अब टोटल 125 काम हो गया। तो ए और बी से कराइएगा 125 काम, कितना समय लगेगा? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 5 काम, तो 125 काम करने में टोटल कितना समय लग जाएगा? 25 दिन लग जाएगा। पर सवाल जरा ध्यान से पढ़िए, कहा ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? यार देखें, टोटल काम अगर साथ में करता ना, शुरू से अंत तक यदि साथ में रहता तो काम पूरा होता 25 दिन में, पर ये 12.5 दिन पहले ही भाग गया, यानी कि साथ में रहा कितने दिनों तक? तो टोटल अगर शुरू से अंत तक साथ में रहता तो टोटल काम 25 दिन में होता, पर ये 12.5 दिन पहले ही भाग गया था। तो ए ने काम किया था कै दिन? 12.5 दिन, यानी दोनों साथ में काम किया 12.5 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का मनी एक बैंक में 12,500 रुपए जमा किया, तो ये प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 का। साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, टाइम दिया है 6 ईयर, 15,500 हो जाता है, यानी ये अमाउंट दिया है 15,500 का ब्याज की दर। आसान सा सवाल, आप बताना 12,500 15,500 हो गया, यानी कि ब्याज मिला है कितने का? 3,000 का। और आप सबको पता है कि सर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। परसेंटेज ब्याज भी निकाल के कर सकते हैं, पर यार एसआई का सवाल आप ऐसे ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 से काटिएगा, 6 पचे 30, 500। 125 से काटिएगा, कितने बार में कट जाएगा यार? 4 पचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 5, 4 बार में, यानी कि रेट आ गया कितना? 4%। ऑप्शन ए। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ग्रुप डी में पिछले बार पूछा गया था ये।
का तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो बीच वाला अंक समानांतर माध्य और आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। तो इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखें, परास उरास जब भी दिया है, यानी परास आपको पता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, पहले भी बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किया है इससे। तो देखें यार, तीन संख्या हमने मान लिया जिसमें x बड़ा, y बीच वाला है और z सबसे छोटा है। x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z। अब का इन तीनों का औसत 28 है, तो इन तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा? 28 तिया 84। ओके, अब आगे सवाल में कहा यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, सबसे छोटी संख्या z है का इसमें 7 ऐड कर दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, बीच वाला में कोई चेंज नहीं बोला, यानी कि वो एज इट इज रहेगा। का अब इन तीन डाटा का ये नया समुच्चय हो गया। का आप छोटी संख्या में 7 ऐड किए तो छोटी संख्या हो गया इतना, बड़ी संख्या में से 10 घटाए तो बड़ी संख्या हो गया इतना। अब यानी कि ये नया डाटा आ गया। अब का इनका जो माध्य है, यानी इन सब का जो एवरेज है वो बीच वाला अंक है। तो यार इन तीनों का एवरेज निकालिएगा, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करिए और इनका जो एवरेज है ना, ये बीच वाला अंक यानी क्या है? y है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3y। क्लियर यहाँ तक? अब कहा कि डेटा के इस नए आंकड़ों का परास 20 है। तो यार जो नया डेटा है आपके पास, इसमें बड़ी संख्या है कितना? x माइनस 10 और छोटी संख्या है कितना? x माइनस 7 का इसका परास यानी रेंज। रेंज होता क्या है? तो मैक्सिमम माइनस। अच्छा, इसको यार पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x 3y इधर आके घटेगा, माइनस का 2y प्लस का z बराबर 10 में से माइनस 10 प्लस 7 माइनस 3, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3। क्लियर? अब आगे कहा डेटा के इस नए समुच्चय का परास 20 है। तो नया समुच्चय में जो बड़ी संख्या है वो है x माइनस 10, छोटी संख्या है z प्लस 7 का इसका परास यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसका वैल्यू है कितना? 20। अब x माइनस 10 माइनस z, ब्रैकेट हटाएंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 20। तो x माइनस z बराबर माइनस 17, उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 37। अब ये आपके पास तीन इक्वेशन बन गया। इन्हीं तीनों के बिहाफ पे सॉल्व करके आपको बताना है बड़ी संख्या। तो जैसे मर्जी वैसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखें यहाँ पे यार, सब एक बड़ी संख्या यानी x का वैल्यू पूछा है, तो ये इक्वेशन ओरिजिनल वाला, इसमें सारे वेरिएबल को x के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ से आप बताना z बराबर क्या हो जाएगा? 37 इधर आके घट जाएगा, तो x माइनस 37। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। अब देखें यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप देख पा रहे हैं तो x माइनस 2y और प्लस z के जगह आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 37 बराबर कितना? 3। अब x प्लस x 2x माइनस 2y, 37 उधर जाके जुटेगा 40, 2 से कटेगा तो ये x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से y बराबर क्या? x माइनस 20। तो x z का वैल्यू पता कर गए, x का वैल्यू पता कर गए। अब ये जो मेन वाला इक्वेशन है ना अपना, इसमें x का वैल्यू तो x एज इट इज रहेगा, y का वैल्यू आप लिख सकते हो x माइनस 20 एंड z का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 37 बराबर 84। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार इतना आपको। अगर टाइम है पेपर में तभी ये सवाल को कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर देना। ऐसे आसान सा ही सवाल है, हमको समझाना इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे ना तो काफी कम समय में बन जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x माइनस 20 माइनस 37 माइनस 57, उधर जाके जुड़ जाएगा तो 7 4 11 8 6 14। अब x बराबर 3 चौक 12 3 सत्ते 21, यानी बड़ी संख्या कितना है? 47, ऑप्शन ए। देखिए, कहा राहुल ₹1 3 वर्ष के लिए 22% साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर यानी सेम रेट पर समान धनराशि निवेश किया। राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात बताना।
तो देखें यार, राहुल जो है 100 रुपया, ये प्रिंसिपल दिया है, 100 रुपया 3 वर्ष के लिए 22% के दर से निवेश किया है। तो आप बताना 100 रुपए पर 22% के दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होगा। ओके। कहा कि श्याम जो है सेम अमाउंट, सेम पैसे, सेम रेट से 12 साल के लिए जमा किया, तो श्याम का ब्याज कितना मिलेगा। तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, और इन्हीं दोनों ब्याज का रेशियो आपसे पूछा है। 100 से 100 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1:4, ऑप्शन बी। देखिए का 120 मीटर लंबी ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 के वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। लेकिन दोनों ट्रेन एक दूसरे को अगर पार करेगी तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। दोनों ट्रेन को अपने अपने लंबाई का योग, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 और 130 250, और बट्टा में चाल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो जुटेगा 20 और 30 50, कैंसिल कर दीजिएगा तो 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर। देखिए का एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है यार, एक वर्गाकार मैदान है। इसका एरिया दिया है 31,684। आपको पता है वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, पर इसने एरिया दिया है कितना, 31,684। तो वर्ग का एक भुजा क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो 178। क्लियर। अब आगे कहा है जिस पर जमीन से 1 मीटर 2 मीटर और 4 मीटर की ऊंचाई पर तार बांधा गया है। जैसे ये वर्गाकार मैदान है तो इस पे 1 मीटर जमीन से 1 मीटर, गाँव में देखे होइएगा खेत उत के चारों तरफ घेराबंदी लोग करता है, तो तार जो लगाता है जमीन से 1 मीटर के कहा ऊंचाई पर एक तार है, एक तार जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर है, और एक तार जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर, और एक जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। का यदि प्रत्येक तार की आवश्यक लंबाई मैदान के परिधि से 5% अधिक है। कहा कि प्रत्येक तार का जो लेंथ है ना वो मैदान के परिधि से 5% अधिक है। तो यार मैदान अगर वर्गाकार है तो वर्ग का परिधि यानी कि परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, ये मैदान का परिमाप हो गया। और कहा प्रत्येक तार का लंबाई मैदान के परिमाप से 5% ज्यादा, 5% ज्यादा यानी कितना है, 105/100। ये एक तार का लंबाई इतना है। क्लियर है। और कहा टोटल कितने तार लगाए हैं आपने, टोटल 4 तार, एक जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर, एक 2 मीटर की ऊंचाई पर, एक 3 मीटर और एक 4 मीटर की ऊंचाई पर। तो एक तार का लंबाई अगर इतना है तो 4 तार का लंबाई कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब यहाँ आप कैंसिल कीजिएगा तो 4 से 25 चौक 100, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब तो कोई कटेगा नहीं। तो एक चीज आपको यहाँ फायदा क्या है कि आप अगर ऑप्शन देखेंगे ना यार, तो ऑप्शन में एक ही ठो ऑप्शन डेसिमल के रूप में दिया है, बाकी सब तो इंटीजर है। और आपको पता है अगर 5 से डिवाइड करेंगे कोई कट नहीं रहा, यानी रिजल्ट डेसिमल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए का बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, रेडियस का रेशियो दिया है 2:3, का इनके हाइट का रेशियो है 5:3, का बेलन का यदि पहले बेलन का आयतन 160 घन यूनिट है तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा। आप सबको पता है बेलन का वॉल्यूम होता क्या है, πr²h। अब रेशियो लिखेंगे तो कांस्टेंट को तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में पाई से पाई दोनों जगह कैंसिल ही हो जाएगा। अब r² यानी 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, दूसरे बेलन का रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। अब यार पहला बेलन का वॉल्यूम है 20 यूनिट पर दिया है कितना, 160, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 का। दूसरे बेलन का आयतन यानी 27 यूनिट का वैल्यू 8 सते 56, 8 दूना 16 और 5 21, 216 घन यूनिट हो जाएगा। देखिए का 6x² + 2kx + k = 0 का कोई हल नहीं है। देखें यार इस क्वाड्रेटिक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
का इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखें जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। आप सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आखिरी में आता है, माइंड में तो है कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अगर कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो विवेचक वाला रूल से निकाल लेते, पर कोई ना कोई तो फैक्टर होगा। पर का इस इक्वेशन का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि इसके हलों का संख्या अवास्तविक है। और अवास्तविक अगर है इसका मतलब b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा। अब यार b का वैल्यू कितना 2k का स्क्वायर आप करेंगे तो ये 4k² हो जाएगा -4, a का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू क्या है तो 4 × 24 के इज लेस देन 0। अब यहाँ से कई बार लोग गलती क्या करता है कि 4k² -24 के उधर लेके चला जाएगा +24 के, एक ठो k से एक ठो k कट जाएगा और 4 × 24 के इज लेस देन 6 हो जाएगा। पर आप एक चीज और ऑप्शन में रहेगा, ये एक ऑप्शन ऐसा होगा, दोनों सेम नहीं। और कई बार ऐसा लोग करता है, आप ध्यान रखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो यहाँ पे रेंज जो आएगा ना ये 2 ठो आएगा। ये चीज आप ऐसे नहीं कर सकते यार। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा 4k अगर आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा k माइनस कितना 6 इज लेस देन 0 4k। अब देखें ये माइनस वाला टर्म दाएं साइड जाएगा और डिवाइड हो जाएगा k -6 से। तो माइनस वाला टर्म से अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बार आप करेंगे क्या तो k -6। अब 4k को दाएं साइड ले जाइएगा तो 4k पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। अब देखें k 4 उधर जाएगा तो 0 में 4 से डिवाइड करिएगा 0, यानी k इज ग्रेटर देन 0। k उधर -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा k इज लेस देन 6, यानी k का 2 ठो रेंज आ गया कि k जो है ये 0 से बड़ा है एंड 6 से क्या है छोटा है। ऑप्शन नंबर ए। देखें का यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 3.6 है तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज 3.6 रहेगा। पहले भी कई बार हमने करा रखा है आप लोगों को। आगे देखिए का एक 1 टन का माध्य 11 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो विचलन गुणांक होता है मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। 500 बट्टा 11 डिवाइड कीजिएगा तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा आप लोग, 11 चौक 44, ओके 6 0 11 5 55, यानी कि 4.45.45। देखिए का 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इस इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई क्या है, देखें एक मीनार है, ओके ना। अब कहा इस मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है जिसका हाइट दिया, ये सपोज मीनार है, इसका हाइट दिया है 18 मीटर। अब कहा इस मीनार से एक बड़ी इमारत है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण यानी ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा का, ये जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है। और इस मीनार के टॉप से इस इमारत के तल का अवनमन कोण जो है ये 60 डिग्री है। ये अवनमन कोण नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण ये 60 डिग्री है। तो का इमारत का ऊंचाई निकालना है। आप एक चीज बताना, इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो tan 45 क्या होता है 1/1, यानी कि लंब भी 1 होगा और आधार भी कितना होगा 1 होगा। अब इस वाला ट्रायंगल में 60 tan 60 √3/, चूंकि ये 90 है तो 90 के सामने ये तो कर्ण हो जाएगा। अब tan 60 क्या होगा √3/1, यानी कि 60 के सामने लंब √3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यार दोनों एंगल से ये साइड तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो दोनों एंगल से इसका वैल्यू 1 आया, यानी रेशियो ऑलरेडी अरेंज है। आप बताएं यहाँ से यहाँ हाइट अगर √3 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा √3, और इस मीनार का हाइट दिया 18, यानी कि √3 बराबर है 18। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, √3 हो जाएगा। अब यार पूछा क्या है इमारत का ऊंचाई, तो आप बताइए ये टोटल हाइट कितना है, तो √3 + 1। एक यूनिट का वैल्यू 6 √3 है तो √3 + 1 का वैल्यू क्या होगा 6 √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 6 √3 से दोनों में बारी बारी तो 6 √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18,
प्लस 6√3। आंसर कितना दिया, 6 कॉमन कर लिया है यार, तो 6 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर 3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा हुआ समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस बी ए प्लस रूट बी और दूसरा मूल है ए माइनस रूट बी। तो वह इक्वेशन निकालना है। आपको याद होगा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपको मूल पता है, कई बार आपसे इक्वेशन पूछ देगा, तो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। अब यार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योग अल्फा है कितना, ए प्लस रूट बी, बीटा का वैल्यू कितना है, ए माइनस रूट बी, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी बचेगा, ओके ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट बी का स्क्वायर यानी बी इक्वल्स टू 0। अब यार यहाँ माइनस रूट अंडर बी प्लस रूट बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए 2a है तो 2ax और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी। देखिए का एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर देगा। एक नल जो है टैंक को 3 घंटे में भर देगा और रिसाव इसे 5 घंटे में खाली कर देगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 बचे 15 भरने वाला है प्लस से, 5 तिया 15 खाली करने वाला है माइनस से। कहा यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, रिसाव आधा बंद था, ध्यान से पढ़िएगा। कहा यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, रिसाव आधा बंद था यानी आधा ही ओपन होगा, तो कहा कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। यार देखिए नल जो है 1 घंटा में कितना भरता है, 5 लीटर भरता है और रिसाव 1 घंटा में 3 लीटर खाली करता है। लेकिन का रिसाव आधा बंद है यानी आधा ही ओपन होगा, तो अगर अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से खाली करे तो 1 घंटा में 3 लीटर खाली करेगा, पर ये आधा बंद है तो आधा खुला होगा, इसका मतलब कि ये 1.5 लीटर हर घंटे खाली करता होगा। समझ गए बात को। तो 5 भर रहा है और ये 1.5 खाली कर रहा है, यानी हर घंटे टैंक में पानी जा रहा है कितना, 3.5 लीटर का। टैंक कितने समय में भरेगा, तो 1 घंटा में अगर 3.5 लीटर भर रहा है तो 15 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 3.5 से डिवाइड करिए, डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई। अब यार 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 30/7 यानी 7 चौक 28, 4 सही 2/7 घंटा। देखिए कहा रमन एक काम को 5 दिन में करेगा, जतिन उसे 7 दिन में एंड सचिन 9 दिन में। तो इन सबों का एलसीएम ले लीजिए यार, 9 सत्ते 63, 5 तिया 15, 5 छक 30 और 1 31, टोटल 315 टोटल वर्क। अब का यदि वह उसी कार्य को साथ में करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 रुपए दिए जाते, तो रमन का हिस्सा क्या होगा। देखें यार ये वर्क एंड वेजेज में अगर सारा वर्कर एक साथ मिलकर काम फिनिश करेगा तो जो उनका एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना, वही उनके मजदूरी का रेशियो होगा। अगर अलग अलग टाइम तक काम करते हैं तो वहां पे टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे वर्कर शुरू से लेकर अंत तक साथ में मिलकर काम को फिनिश किया ना, तो जो उनके एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही टोटल वर्क का, उनके द्वारा किए गए काम का भी रेशियो होगा। तो रमन 5 दिन में पूरा काम करता है, 5 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना 63, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 45, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 बचे 35। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है, तो यही इनके द्वारा किए गए काम का रेशियो हो जाएगा। यानी रमन एक दिन में 63 काम करता है, जतिन एक दिन में 45 काम करता है और सचिन एक दिन में 35 काम। तो इन लोगों ने मिलकर टोटल एक दिन में काम किया कितना, 5 5 10 3 13, 4 3 7 6 13 1 14, एक दिन में 143 यूनिट काम किया और इस काम के बदले मजदूरी मिला है कितना 2860 रुपये।
यस, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 यानी 20 रुपया। 1 यूनिट 20 है तो रमन का हिस्सा कितना, रमन का हिस्सा है 63। 1 यूनिट 20 तो 63 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1260 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखें यार, सुबह से यार थोड़ा सा जुबान भी लड़खड़ा रहा मेरा। सुबह से यार 5 बजे से एक वीडियो बनाने के चक्कर में बैठे हैं, दिमाग खराब हो गया है। इतना देर में हम ऑफलाइन में 4 बैच पढ़ा देते और इससे बेहतर तरीके से पढ़ा देते। क्या होता है इसमें पता नहीं चलता। देखें यार, एक पात्र में दूध की मात्रा 200 लीटर है, जिसमें से 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, एवं दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और उसे पानी द्वारा भर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जितना आप क्वांटिटी निकाल रहे अगर उतना ही मिला रहे तो टोटल क्वांटिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे 220 लीटर दूध था, आपने 20 लीटर दूध निकाला तो बचा 180 लीटर। आपने पुनः 20 लीटर पानी मिला दिया तो अब मिक्सचर बन गया कितना, पुनः 200 लीटर का। फिर 20 लीटर मिक्सचर निकाले, बचा 180। फिर 20 लीटर पानी मिला दिए तो पुनः 200 लीटर। यानी जितना आप निकालेंगे और उतने अगर मिलाएंगे ना तो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहा यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाए, निकालने डालने वाला जो ये प्रक्रिया आपने कर रखा है ये कितनी बार आपने टोटल किया है, 3 बार किया है। तो कहा अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसको कुछ लोग फॉर्मूला से करते, शेष मात्रा बराबर a इंटू 1 माइनस बी बट्टा ए के पावर n। काफी कैलकुलेशन हो जाएगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप तो हम बोलेंगे ऐसे इसको करें ही ना। देखिए, जैसे मिल्क था टोटल कितना 200 लीटर, आपने उसमें से 20 लीटर मिल्क निकाला तो रिमेनिंग 20 लीटर निकाल लिए तो रिमेनिंग मिल्क बच गया कितना 180। तो एक प्रक्रिया करने के बाद टोटल और रिमेनिंग मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा 10:9। और आपने ऐसा प्रक्रिया कितनी बार किया है 3 बार, तो इसको 3 बार लिख लीजिए। नहीं तो आप समझदार हैं तो सेम चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है पावर में 3 लगा दीजिए। तो 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब कितना 729। ओके ना। पूछा क्या है, कहा क्या कि मिश्रण में अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो देखें यार, टोटल मिक्सचर का टोटल मिल्क का मात्रा था 1000 यूनिट। अब आपने 3 बार प्रक्रिया किया तो शेष मिल्क बच रहा है 729 यूनिट, यानी बाकी का क्या हो गया होगा पानी होगा। तो 1000 में से 729 मिल्क है तो वाटर कितना होगा 271 लीटर। ये रेशियो हो गया ऑप्शन नंबर सी का। 1250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9 भाग मिले। ए को बी का 2/9 यानी कि 2:9 का, सी को ए का 3/4 यानी कि 3:4। ए दोनों में कॉमन है तो ए को सेम कर लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए इक्वल हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 4, 18 और 3। तीनों को मिलाकर टोटल 18, 4, 22 और 3, 25 का वैल्यू दिया है 1250। तो एक का वैल्यू कितना 50। कहा कि तीनों का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना 50 चौक 200, बी का हिस्सा 18 पचे 90, 900। 200 900 कहाँ है ऑप्शन नंबर, अरे यार सी का भी निकालना पड़ेगा, 50 दिया 150, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी, 7 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना। अच्छा, 2 गुना कहने का मतलब क्या हुआ 2 के पावर 1, यानी कि पावर 1 होने में टाइम लगा है 7 साल। का कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना कहने का मतलब आपसे पूछा कि 2 के पावर 3 कितने साल में हो जाएगा। तो 1 होने में 7 लगा है तो पावर 3 होने में कितना लगेगा 7 21 साल। 1 यूनिट बराबर 7 तो 3 यूनिट 7 या 21। देखें, का एक चावल व्यापारी 1870 रुपया में 12 क्विंटल चावल खरीदता है। 15% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गया, यानी लाने ले जाने में खराब या गुम हो गया, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना होगा।
अच्छा एक चीज आप बताना यार, जैसे मान लीजिए आपने 5 केजी चीनी खरीदा 50 रुपया में, ओके ना। घर लाते समय 2 केजी चीनी रास्ते में गिर गया तो घर पहुंचा कितना चीनी, 3 केजी। लेकिन पैसे तो आपके 50 रुपए खर्च हो गए। ऐसे थोड़े ना होगा कि 2 केजी चीनी आपने गिरा दिया, बोलेंगे दुकानदार को कि भैया 2 केजी चीनी गिर गया, मेरा पैसा वापस कर दे। वो तो ऐसा करने वाला है नहीं। यानी कि आपका 3 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। आपने 5 केजी चीनी खरीदा 50 रुपया में, 2 केजी चीनी रास्ते में गिर गया तो घर तक आया 3 केजी, पर पैसे कितने खर्च हो गए, 50 रुपए। तो 3 केजी का रेट 50 रुपया है, तो 1 केजी का रेट कितना हो गया, 50/3। अब आपके लिए ऐसा है 50/3 रुपया, ओके ना। तो इस चीज को समझिए, सवाल में कहा क्या कि 1870 रुपए में 12 क्विंटल चावल खरीदा, ओके ना। 15% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गया। तो आप बताएं यार, 1870 रुपए में आप 12 क्विंटल चावल खरीदे, ठीक है। अब का 15% चावल परिवहन में गुम हो गया, यानी कि आपके घर तक पहुंचा कितना, 12 टोटल खरीदा आपने, 15% गुम हो गया, यानी घर तक पहुंचा कितना, 85%। यानी कि ये इतना चावल का रेट है आपका 1870 रुपया। तो 1 क्विंटल का रेट कितना हो जाएगा, क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। ओहो, ऐसे समझिए, आपने 12 क्विंटल चावल खरीदा कितना में, 1870 रुपया में। अब कहा कि घर लाते समय आपका 15% चावल खराब हो गया तो घर तक आया कितना परसेंट, 85%, ओके ना। इतना चावल घर तक आया, पर पैसे तो 1870 रुपए ही खर्च होंगे ना यार। तो 1 क्विंटल का रेट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी से डिवाइड उधर ले जाके कर दीजिएगा, हो जाएगा 1 क्विंटल का रेट। तो इस चीज को इतना बच्चों की तरह लिखना नहीं है, सिंपल 1870 रुपए में आपने 12 क्विंटल चावल खरीदे, ये 12 क्विंटल का रेट है। तो 1 क्विंटल का रेट कितना हो जाएगा, क्वांटिटी से डिवाइड। लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते 15% चावल खराब हो गया, यानी घर तक पहुंचा कितना, 85%। तो इतना चावल का रेट है 1870, तो 1 क्विंटल का रेट कितना, क्वांटिटी से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका आ गया 1 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस। अब का इसको कितना में बेचे ताकि 20% लाभ हो, तो 120/100 में बेच दीजिएगा। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। 12 से काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 17 पचे 85, 17 से काटिएगा तो 11 बार में, तो 11 दूना 22, यानी 220 रुपया पर क्विंटल, ऑप्शन सी। देखिए कहा वसीर का कार्य समय पर डे टाइम जो है 15% बढ़ गया। टाइम 15% बढ़ गया, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी एक्चुअल टाइम 20 था, 3 बढ़कर हो गया 23। उसका वेतन जो है, इनकम जो है प्रति घंटे 20% बढ़ता है, 20% 1/5, यानी पहले वेतन 5 था तो अब 1 बढ़कर हो गया कितना, 6। सवाल कहा कि दैनिक आय पर, यानी कि पर डे के इनकम पर, टोटल इनकम पर क्या परिवर्तन होगा। तो यार देखें, आप बताइए 1 घंटे काम करने का मजदूरी आपको 5 रुपए मिलता है, आपने टोटल 20 घंटे काम किया तो कितना कमा कर घर ले जाएंगे, 100 रुपए। अब वर्तमान में 1 घंटे का मजदूरी आपको 6 रुपए मिलता है, और प्रेजेंट में आप 23 घंटे काम करते हैं, तो 23 घंटे में कितने कमा कर जाएंगे, 6×3=18, 6×2=12, 1×13, 138 रुपए। का दैनिक आय कितना प्रतिशत बढ़ गया, पहले आप टोटल 100 रुपए कमाते थे, अब 138 रुपए कमा रहे, यानी कितना इनकम बढ़ गया, 38 रुपए बढ़ गया। किससे, 100 से ना, तो 100 पर ही तो कोई चीज परसेंट होता है, यानी कि 38%, ऑप्शन सी। देखिए ये आसान सा सवाल है, बस इसको रेशनलाइज करना है और आपको तो इसमें महारत हासिल है। बस सर्च के सवाल जब भी आप कर रहे हो तो साइन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यार, रेशनलाइज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, जैसे बचपन से करते आए हैं ना यार। मान लीजिए इसको रेशनलाइज करने को बोले तो आप नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, माइनस का कंजुगेट प्लस होता है, तो 2 + √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर। और बट्टा में हमेशा सर्च के हर सवाल में बट्टा में a + b × a - b का फॉर्म बनेगा। क्योंकि अगर बट्टा में मान लीजिए प्लस रहता है तो आप इसके कंजुगेट यानी कि माइनस से ऊपर नीचे गुना करते,
तो यहाँ पर तो हमेशा प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना, तो बट्टा में तो ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्म बनेगा ना यार। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सर्ट्स के हर सवाल में बट्टा में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 में से 1 गया 3। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब हर टर्म को ऐसे करेंगे, आप बताइए कितना टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो मेंटली कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2 + √3, पहले से 2 + √3 है यानी 2 + √3 का स्क्वायर। अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो एज इट इज रहने दे इसको। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, पर यहाँ ध्यान रखिएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यार देखें, ये a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, + 2ab यानी 2 दूना 4 √3, प्लस a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, अब -4 √3, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 कितना 4, + 2ab यानी कि 2 √3, और बट्टा में कितना 2 हो जाएगा। क्लियर है बा? अब ये माइनस प्लस कैंसिल, तो 7 7 14, प्लस ध्यान रखिएगा 2 से अगर ऊपर में 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से कटेगा तो 2, प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा तो √3, यानी 14 + 2 16 + √3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है का इसके तीनों भुजाओं का लंबाई 6, 8, 10, यानी ये ट्रिपलेट है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो 6, 8 और ये सबसे बड़ी भुजा 10 है। सवाल बोला यार कि सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। का माध्यिका तो इसी वटे, ऐसा तो है नहीं कि इस वर्टेक्स से आप ऐसे माध्यिका खींच दीजिएगा या यहाँ से माध्यिका खींच दीजिएगा। सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका तो इसी वर्टेक्स से आप खींच सकते हैं, तो ये मीडियन है। ठीक है ना, का इस मीडियन का लेंथ क्या होगा ये आपसे पूछा है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्ण का, राइट एंगल में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना, ये तीनों शीर्षों से, तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर होता है। कर्ण का मध्य बिंदु तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, तो जैसे यार अगर इसको सेंटर मानकर एक बाह्य वृत्त तीनों इसके शीर्षों को स्पर्श करता हुआ अगर आप खींचेंगे ना, ये हो गया बाह्य वृत्त। अब आप क्या हो गया यार, ये बाह्य वृत्त है, मान लीजिए गोल नहीं है पर मान लीजिए बाह्य वृत्त है। अब आप ये देखें वृत्त का अगर ये सेंटर है तो केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये क्या हो जाएगा रेडियस। सिमिलरली इधर केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये रेडियस। यहाँ केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये रेडियस। अगर सब रेडियस है तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्लियर है बात। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि राइट एंगल के कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। आप बताएं पूरा 10 है, अगर ये मीडियन है तो ये 5 हो जाएगा। ये आपने मीडियन खींचा ना तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये 5, ये 5, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। चले, थैंक यू यार, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।